टॉपिक क्या हो गया भाई आज का हमारा? बीटा डीके। और बीटा डीके एक टाइप है डीके का, और डीके के टाइप होते हैं 3, अल्फा डीके, बीटा और गामा। बात समझ में आ गई? और डीके का मीनिंग डिसइंटीग्रेशन ऑफ न्यूक्लियस। डिसइंटीग्रेशन मींस न्यूक्लियस का टूटना। क्लियर? तो लास्ट डे हमने बात करी थी अल्फा डीके की, और अल्फा डीके में हमने क्या सीखा था? बताओ क्या था अल्फा डीके में? एक हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल जाता था। जैसे ये हमारा कोई एटम है, न्यूक्लियस है कोई भी, और इससे क्या होगा? अपने आप ही हीलियम न्यूक्लियस बाहर चला जाएगा। किस प्रोसेस के अकॉर्डिंग? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब स्पॉन्टेनियस, अपने आप, बिना किसी मेथड। तो ये जो प्रोसेस होते हैं सारे, इसको स्पॉन्टेनियस प्रोसेस इसलिए बोलते हैं। क्लियर? तो वहां से क्या होता था? हीलियम न्यूक्लियस बाहर निकल जाता था, और साथ में जो न्यूक्लियस बचता था ये, इसका एटॉमिक नंबर 2 कम और एटॉमिक मास 4 कम हो जाता था, और साथ में कुछ एनर्जी रिलीज होती थी जिसको हम बोलते थे डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। याद आ गया क्या? तो ऐसे ही आज हम एक नई टाइप की बात करते हैं जिसको बोलते हैं बीटा डीके। ओके, तो बीटा डीके तो क्या है? एक मिनट, बीटा डीके a process of disintegration, मतलब टूटने का, disintegration, a process of disintegration in which in nucleus, ऐसे लिखो, a process of disintegration in nucleus in which क्या होता है इसमें? क्या होता है इसमें? कल तो बताया ना तुमने। इन विच एन इलेक्ट्रॉन, ओके, और पॉजिट्रॉन आर emit from unstable, कैसा? अनस्टेबल न्यूक्ली। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई? एक प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन इन विच या इन न्यूक्लियस इन विच एन इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन आर एमिट फ्रॉम अनस्टेबल न्यूक्ली। ठीक है? एंड वी गेट ए स्टेबल। क्लियर है? सुनते रहो, बाद में नोट कर लेना। प्रोसेस हो गया। नेक्स्ट, बीटा डीके इज 2 टाइप्स। बीटा डीके आर 2 टाइप्स। अब वो टाइप्स कौन कौन से हैं उसको देख लेते हैं। फर्स्ट, बीटा माइनस डीके, ओके, एंड सेकेंड बीटा प्लस डीके। हालांकि देखो एक और भी होता है इलेक्ट्रॉन कैप्चर, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे, छोटा, ये ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो बेसिकली बीटा डीके आर 2 टाइप, बीटा डीके, बीटा पॉजिटिव डीके एंड बीटा नेगेटिव डीके। क्लियर? और जो पहले हमारा मेन टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है बीटा माइनस डीके। ठीक है? बात समझ आ गई? और बीटा माइनस डीके में क्या होगा? इलेक्ट्रॉन रिमूव होगा, और बीटा प्लस डीके में क्या होगा? पॉजिट्रॉन रिमूव होगा। तो बीटा प्लस डीके की डेफिनेशन दे सकते हो, ए प्रोसेस in which an unstable nuclei
स्टेबल न्यूक्ली, ठीक है, बाय emitting an electron with, एक और निकलेगा इसमें, with an anti-neutrino particle। अब ये एक नई टर्म तुम्हारे सामने आई है, एंटी न्यूट्रिनो। ये क्या होता है इसको थोड़ी देर में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले तो प्रोसेस देख लो क्या है पूरा। ए प्रोसेस इन विच एन अनस्टेबल न्यूक्ली ट्रांसफॉर्म, किसमें ट्रांसफॉर्म हो गया भैया, इन ए स्टेबल न्यूक्ली। कैसे? बाय एमिटिंग एन इलेक्ट्रॉन विद एन एंटी न्यूट्रिनो। अब इसकी इक्वेशन देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है? जैसे अल्फा पार्टिकल, कल अल्फा डीके की इक्वेशन देखी थी, ऐसे ही आज बीटा माइनस डीके की देखते हैं। तो ये हो गया हमारे पास पेरेंट न्यूक्ली, ऐसे लिखो, लिख दिया। इट मीन्स, अब लिखते हैं इक्वेशन। ये हो गया हमारे पास एक पेरेंट न्यूक्ली, ओके। इससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ और इस इलेक्ट्रॉन को तुम ऐसे भी दिखा सकते हो, बीटा लिख के, ठीक है, बीटा लिखा, यहाँ -1 लिखो और यहाँ 0 लिखो। क्या तुम मेरी बात समझ पा रहे हो? या तो इलेक्ट्रॉन का सिंबल बना दीजिए, या इस इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल भी बोलते हैं। और जब बीटा पार्टिकल बोलेंगे तो बीटा की फॉर्म में लिखना चाहिए, तो ऐसे लिख देंगे -1 बीटा और ऊपर 0। क्लियर हो गई बात? प्लस, अब जरा अगर हम इसमें बैलेंस करें, यहाँ -1 ऑलरेडी हो रहा है, एक बार इसको भूल जाओ, भूल गए तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, बीटा, नीचे -1 ऊपर 0। तो मैं यहाँ ऐसा क्या लिखूँ जिससे इक्वेशन बैलेंस हो जाए? Z+1 लिखना चाहिए मुझे। समझ रहे हो या नहीं? नहीं समझ रहे हो? अब समझोगे। ये कोई पार्टिकल है जिसका एटॉमिक नंबर -1 है और एटॉमिक मास 0 है। अब मैं तुमसे बैलेंस करने के लिए बोलता हूँ, तो तुम बैलेंस कैसे करोगे भाई? यहाँ पर एटॉमिक नंबर कितना है? Z। तो ये -1 पहले आ गया, तो यहाँ फिर Z कब मिलेगा? जब Z में +1 करोगे। अब जरा इनको ऐड करके देखना कितना आ गया, Z आ गया कि नहीं आ गया? तो ये हो गया एक नया न्यूक्लियस, जिसे डॉटर न्यूक्ली बोलोगे आगे चल के। और क्या ए पर कोई इफेक्ट पड़ा? a + 0 = a। क्लियर? और प्लस एक एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल, ये न्यू है, न्यू जानते हैं ना कैसे बनता है, न्यू, और इसके ऊपर बार लगा दो, तो इसका नाम क्या हो जाएगा? एंटी न्यूट्रिनो। तो ये हो गई इसकी इक्वेशन। तो ध्यान से देखिए, हमारे पास एक न्यूक्लियस था XZA, जिसको क्या बोलोगे, क्या बोलोगे इसको? पेरेंट न्यूक्ली। तो हेयर वेयर X क्या है? XZA पेरेंट न्यूक्ली, ओके। Y क्या है? YZ+A क्या है? बोलो, कल तो पढ़ा यार हमने, इसको क्या बोलते हो? डॉटर न्यूक्ली, ठीक है। और ये जो तुम देख रहे हो क्या, -1 बीटा 0, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन। क्या है? इलेक्ट्रॉन। ये है इलेक्ट्रॉन। तो चाहे तुम यहाँ -e लिख सकते हो इसकी जगह। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे लिख देते हैं। क्लियर हो गई? चाहे ये लिख दीजिए, चाहे ये लिख दीजिए। एक चीज और बच गई, क्या? न्यू बार। और न्यू बार क्या है? न्यू बार एंटी न्यूट्रिनो।
ये एक पार्टिकल होता है, इसको भी डिस्कस करेंगे क्या है ये। तो एक बार पहले इतना नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं। अरे चल जा, ठीक है, तो हो गया इतना। अब आगे पता लगा लिया यहाँ पर कौन क्या है, कुछ और बातें देखते हैं इनसे रिलेटेड। तो नई बात क्या देख रहे हो, एटॉमिक मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली remains unchanged while its atomic number increase by 1. क्लियर। अब ये स्टेटमेंट लिखते हैं। तो एटॉमिक मास इन बीटा डीके ऐसे लिखो, इन बीटा नेगेटिव डीके एटॉमिक number of daughter nuclei, atomic number of daughter nuclei is unchanged। यह बदल रहा है? नहीं बदल रहा ना, सेम है, बट इट्स एटॉमिक नंबर, ओहो मास लिखना है तो एटॉमिक मास, बट इट्स एटॉमिक नंबर इंक्रीज बाय 1 देन पेरेंट न्यूक्ली। क्लियर हो गई बात। A remains constant and Z increase by 1। एक बात याद हो गई, ओके। नेक्स्ट इसका पता चल गया। अब एंटी न्यूट्रिनो की बात कर लेते हैं। तो एंटी न्यूट्रिनो जैसे अभी तुम्हें बताया, ये क्या है, चार्ज लेस यानी कि न्यूट्रल पार्टिकल है। याद रखना, एंटी न्यूट्रिनो कैसा है, न्यूट्रल पार्टिकल है, और मास इसका नेग्लिजिबल, और जीरो भी कह दो तो कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है, मास ऑलमोस्ट जीरो और चार्ज भी जीरो, चार्ज एंड मास बोथ आर जीरो ऑफ एंटी न्यूट्रिनो पार्टिकल। इतनी बात समझ में आ गई। अब देखो एक बात और सोचना जरा ध्यान से, दिमाग में जोर डालना। इक्वेशन है ये, और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गया, प्लस Z+1 के साथ में एंटी न्यूट्रिनो भी हो गया। क्लियर है। अब दिमाग दौड़ाना थोड़ा सा, भाई ये A क्या होता है, A होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। बात सुनना मेरे ध्यान से, और जरा इधर देखना, इधर देखो, और ये क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ध्यान से सुनना। तो जब किसी न्यूक्लियस से बीटा डीके हुआ, माइनस बीटा डीके, तो तुमने देखा एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया, हुआ क्या नहीं। तो जब एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया तो इसका ए भी तो इंक्रीज होना चाहिए, क्योंकि ए क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन है। समझ रहे हो। तो जब यहाँ एक प्रोटॉन इंक्रीज हो गया तो प्रोटॉन तो यहाँ सम तो उसका यहाँ भी होगा, तो ए भी इंक्रीज होना चाहिए कि नहीं, होना चाहिए। लेकिन हमने क्या देखा यहाँ, ए तो सेम ही है, जबकि प्रोटॉन इंक्रीज हो गया। तो क्या ये पॉसिबल है, अरे बोलो, क्या ये पॉसिबल है कि पी तो प्रोटॉन तो इंक्रीज हो जाए किसी एलिमेंट का, लेकिन ए इंक्रीज ना हो? क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल है। कैसे? अगर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाए। समझो, देखो कैसे। मान के चलो पहले 20 थे, मान लिया, अब प्रोटॉन को कर दूं मैं 21 और न्यूट्रॉन को कर दूं 19, तो अभी भी क्या, ए तो अभी भी उतना ही है ना, और प्रोटॉन भी इंक्रीज हो गया। तो एक्चुअली यहाँ क्या हुआ, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। तो रियलिटी में बीटा माइनस डीके में भी यही होता है, याद रखोगे, बीटा माइनस डीके में भी यही होता है। यही से मेरा मतलब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। क्लियर। अब उस इक्वेशन को लिखते हैं।
ध्यान दो मैंने क्या बताया है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। तो ध्यान दो, इन बीटा माइनस डीके ए न्यूट्रॉन converted into a प्रोटॉन। कैसे, अब देखते हैं। न्यूट्रॉन है, सही है, किस में कन्वर्ट हुआ, प्रोटॉन, हो गया कन्वर्ट। अब जरा सोच के देखो, पहले चार्ज कितना है इस पे, 0, क्योंकि न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं होता, तो चार्ज 0। और प्रोटॉन पर चार्ज होता है क्या, होता है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो देखो पहले तो कोई चार्ज नहीं था, अब यहाँ चार्ज आ गया, पहले चार्ज 0 और अब चार्ज कुछ है, तो ये तो चार्ज कंजर्वेशन में फेल हो गया, यहाँ पर हो गया कि नहीं हो गया, चार्ज कंजर्वेशन फेल, डन। तो इस चार्ज कंजर्वेशन को बचाने के लिए तुरंत एक इलेक्ट्रॉन निकलता है, निकल गया। तो देखो जितना इस पर पॉजिटिव चार्ज है उतना ही इस पर, तो नेट चार्ज अभी भी 0, और पहले कैसा था नेट चार्ज 0, और अभी भी नेट चार्ज 0। साथ में एक पार्टिकल और निकलता है जिसको क्या बोलते हैं हम, एंटी न्यूट्रिनो। और ये तुम जानते ही हो इस पर कोई चार्ज वगैरह तो होता है नहीं। तो देखा जाए चार्ज कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इक्वेशन सही है, ना केवल चार्ज कंजर्वेशन से, बल्कि चार्ज कंजर्वेशन भी अप्लाई है यहाँ, मास कंजर्वेशन भी है, हालांकि मास कंजर्वेशन तो होता नहीं है, मास एनर्जी कंजर्वेशन होता है। तो यहाँ चार्ज कंजर्वेशन भी है, मास एनर्जी कंजर्वेशन भी है, लीनियर मोमेंटम भी यहाँ पर कंजर्व है, और साथ में एंगुलर मोमेंटम भी यहाँ पर कंजर्व है। वो बात कभी बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल तो एक मोटी मोटी बात है, याद रखना सारे कंजर्वेशन यहाँ पर वैलिड है। इतनी बात समझ में आई क्या भाई, तो बोलते नहीं हो, ठीक है। तो ये होता है हमारे बीटा माइनस डीके, क्लियर। अब कुछ और ध्यान से सुनो, अब बात करते हैं मास डिफेक्ट इन बीटा माइनस डीके, यानी कि इसमें मास डिफेक्ट कितना होता है। और मास डिफेक्ट क्या होता है बच्चों, किसी भी रिएक्शन के होने से पहले कितना मास है और रिएक्शन के होने के बाद कितना मास होगा। हर साल लिखा मिल जाएंगे, ध्यान दे लेकर, ठीक है। मास डिफेक्ट्स का मीनिंग रिएक्शन से पहले मास माइनस रिएक्शन के बाद मास। तो रिएक्शन क्या है, एक्स जेड ए इज इक्वल टू, ये निकला प्लस ये मिल गया, ए ऐसा ही है और एंटी, ठीक है। तो मास डिफेक्ट क्या बताया मैंने, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्ली माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली प्लस रिमेन्स पार्टिकल, एंड हेयर रिमेन्स पार्टिकल आर इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो, बट न्यूट्रिनो इज massless particle, so only one particle is remains without y, which is electron. तो हम क्या लिख सकते हैं मास डिफेक्ट को, मास ऑफ पेरेंट न्यूक्ली, सॉरी एक्स बोल रहे हो इसको, माइनस मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है मास डिफेक्ट। समझ में आई क्या कहानी, क्या था क्या हो गया, है ना, उससे भी बुरा। किस मूवी का डायलॉग है, पहले क्या था अब क्या हो गया। एक तो ये, उसमें डायलॉग एक और है, उससे भी बुरा। मूवी नहीं देखते, ये आई मूवी का डायलॉग, ये हो गया। अब डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। बस 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 जानता हूं मैं, लेवल मत बताओ। डिसइंटीग्रेशन एनर्जी की बात कर लेते हैं। तो एनर्जी कैसे निकालते हैं, Q इज इक्वल टू डेल m मल्टीप्लाई सी स्क्वायर, डेल m मल्टीप्लाई सी स्क्वायर।
और डेल एम कितना है, वो सारा काम जाम। अरे एनर्जी ऐसे निकालते हो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर, तो ये E तो है, एनर्जी लिख दिया, तो Q इक्वल टू भगना पड़ेगा mx माइनस my प्लस me c स्क्वायर। आंसर किसमें आएगा, क्लियर। ये हो गई हमारी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी। इतने पिक्चर समझ में आ गई क्या। अब यहाँ पर कौन क्या है वो भी लिख लेते हैं। अच्छा बताओ कौन क्या है, वेयर mx क्या है, मास ऑफ पेरेंट, ठीक है, my मास ऑफ डॉटर न्यूक्ली, और me क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए ये जो हमने डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखा है ये इन द टर्म्स ऑफ मास ऑफ न्यूक्लियस है। आई रिपीट अगेन, लिसन केयरफुली। यहाँ पर जो Q का फॉर्मूला है ना, इसमें जो भी वैल्यू है ये न्यूक्ली के मास है, न्यूक्लियस के। अगला जब इसके बाद में फॉर्मूला लिखूंगा वो भी डिसइंटीग्रेशन एनर्जी का है, लेकिन उसमें मास न्यूक्लियस के नहीं होंगे, एटम के होंगे। क्लियर है, किसके होंगे, एटम के। तो इसे नोट कर लो। नेक्स्ट फॉर्मूला देख लेते हैं। यहां तो मास ऑफ न्यूक्लियस हो गए, और अगर हमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में एटम का मास गिवन हो, किसका, एटम का, तो लिख देना Q इज इक्वल टू कैपिटल M x माइनस कैपिटल M y और C स्क्वायर, यूनिट हो गई आपकी जूल। यहां पर स्मॉल m मास ऑफ पेरेंट न्यूक्लियस एंड कैपिटल M मास ऑफ पेरेंट एटम। क्लियर। तो वेयर mx क्या है, मास ऑफ पेरेंट एटम का है। अब ये कहां से आया ये भी डिस्कस कर लेंगे, लेकिन तुम्हें अपनी कॉपी वगैरह में नोट करने की जरूरत नहीं है, कॉपी में इतना ही कर लेना। लेकिन मैं तुम्हें बता दूंगा ये आया कहां से है। my क्या हो गया, मास ऑफ डॉटर एटम। क्लियर, ये एटम के टर्म्स में आ गए। अब चलते चलते लास्ट में इसका एग्जाम्पल और लिख लेते हैं। तो एग्जाम्पल हो गया, देखो जैसे फास्फोरस लिया हमने, एटॉमिक नंबर 15 एंड एटॉमिक मास 32। क्लियर। अब इससे हो गया भाई माइनस बीटा डीके हो गया। तो तुम जानते हो अब माइनस बीटा डीके में क्या होता है, जो हमें हमारा डाउटर न्यूक्लियर होता है उसका Z प्लस हो जाता है। तो फिलहाल कितना है 15 में ऐड कर दो, क्या आ गया 16 और 16 होता है किसका है, सल्फर का। तो ये बन गया सल्फर, और A होता है यहाँ पर कांस्टेंट, तो 32 ही रह जाएगा प्लस एंटी न्यूट्रॉन। ये हो गया हमारा एग्जांपल। ठीक है, तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक जिसका नाम क्या था, बीटा माइनस डीके। नेक्स्ट डे वी आर टॉकिंग अबाउट बीटा प्लस डीके। क्लियर। और इसको ट्राई करने की कोशिश करना कि ये फॉर्मूला कहां से आया है। ठीक है।